हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज एनालिसिस करंट लायबिलिटी पर है। नॉन करंट लायबिलिटी तक एनालिसिस कर दिया, याद करा दिया। मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिस दिन नॉन अब पहले बेटा करंट लायबिलिटी खत्म होगा, जिस दिन नॉन करंट एसेट्स खत्म होगा उस दिन बेटा फिर सुना जाएगा। जिस दिन बेटा करंट एसेट्स हो जाएगा फिर एसपीएल हो जाएगा, फिर सुना जाएगा। ठीक है ना। और एक बेटा फिर रिटर्न टेस्ट होगा। सारा कुछ लेना है, तब मैं मानूंगा चैप्टर पक्का होगा, फिर बढ़ेगी बुक आके। ठीक है जी, चलो बाबू। करंट लायबिलिटी पर मेरा एनालिसिस है। शॉर्टकट बताना क्या था? एस्टोस। लो जी सर, सबसे खतरनाक याद करना कुछ है तो करंट लायबिलिटीज, यकीन मानना। डरा नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। बेटा एस्टोस मुझे बताओगे क्या क्या लिखूं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बेटा आपने इसके लिए एक एक नोट तैयार किया होगा और ये चारों ही कोर्स में। नोट नंबर 5, 6, 7 और बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन पर 8। बेटा अदर करंट लायबिलिटी को सबसे एंड में डिस्कस करूंगा क्योंकि 13 आइटम्स हैं। अकेले को समझाने के लिए 1 घंटा चाहिए। अकेले को समझाने के लिए 1 घंटा तैयार रखना। ठीक है जी, बाकी सब पहले निपटाते हैं बेटा। शुरू के 15 से 17 मिनट में, फिर जितने हो पाएंगे बाकी कल देखते हैं। बाबू शॉर्ट टर्म बोरोइंग आइटम नंबर 5 मुझे कोई याद कराएगा बेटा? जब आपने लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखी थी तो क्या क्या लिखी थी? मैं ही तो देखना, कोई देखेगा नहीं बुक में, अब तो बहुत बातें हो चुकी हैं। सर आपने वहां पर लिखा था 10% डिवेंचर, बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी और पब्लिक डिपॉजिट्स। सर पहली और दूसरी बात छोड़ दो। लोन फ्रॉम बैंक वहां पे था, सर यहां पर भी है। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ये बात थोड़ी सी आपको शायद याद आ जाए इकोनॉमिक्स में जिसने मुझसे बैंकिंग पढ़ा। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, फॉर एग्जाम्पल सीसी लिमिट एंड बैंक ओवरड्राफ्टिंग। और मैंने वहीं पर बताया था, अगर आपको याद हो, कि सीसी लिमिट क्यों करंट लायबिलिटी होती है और टीचर्स इसको नॉन करंट बोलते चलते हैं। चलो खैर, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा समझा दूंगा। लोन रीपेबल ऑन डिमांड, सर बैंक लोन वहां पर भी था, थर्ड पॉइंट में यहाँ पर भी है। ठीक है, चर्चा करूंगा, अभी तो मैंने कुछ बोला ही नहीं है। सर और क्या था? लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी। लो जी, लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी। बाबू और क्या था? पब्लिक डिपॉजिट्स। सर यहाँ तो बेटा हमने देखना, पहले नोट नंबर 5 पूरा होगा। यस, रुक जाओ बाबू। ये तो याद है कि बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो बातें थी काफी हद तक कट यहाँ पर है। डिवेंचर और बॉन्ड को छोड़ दो, बाकी 3 बातें यहाँ पर भी लिखी गई हैं। एक अदर लोन लिखा गया, बता देता हूँ क्यों लिखा गया। बेटा पहले चर्चा इसकी कर दो, लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी। बेटा लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है। और पेपर में अगर आ जाए ना तो मैं कभी नहीं बता सकता कि लॉन्ग टर्म में लिखूं या शॉर्ट टर्म में। टीचर को खुद ही क्लेरिफाई करना पड़ेगा। आप खुद समझो बेटा, मैंने एक थर्ड पार्टी से लोन लिया, हो सकता है कि मैंने 8-10 महीने के लिए लिया हो सकता है मैंने 4-5 साल के लिए लिया हो। ये तो आप जानते हो ना, ये तो कोई नहीं जानता ना। तो बेटा अगर मैंने विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल पे करना है या 12 महीने में पे करना है तो वो करंट लायबिलिटी है, तो वो यहाँ पर आना चाहिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग में। और अगर वो 4-5 साल के लिए लिया है तो बेटा वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आना चाहिए, मतलब नॉन करंट लायबिलिटी है। तो बेटा लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी दोनों जगह आ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं। सेम वे पब्लिक डिपॉजिट्स। बेटा अगर मैंने पब्लिक को एक डॉक्यूमेंट इशू करा, वो भी अनसिक्योर्ड, और पैसे ले लिए, पब्लिक डिपॉजिट एक अनसिक्योर्ड डॉक्यूमेंट है। बेटा याद है ना, डिवेंचर और पब्लिक डिपॉजिट की लास्ट लेक्चर में बात करी थी। डिवेंचर इज ऑलवेज अ सिक्योर डॉक्यूमेंट एंड पब्लिक डिपॉजिट इज ऑलवेज अ सिक्योर डॉक्यूमेंट। मैं डिपॉजिट इशू किया है, सर मैं जानता हूँ ना, कंपनी जानती है ना कि 8 महीने 10 महीने के लिए इशू किया है या 4-5 साल के लिए किया है। दोनों टाइम पीरियड के लिए इशू हो सकता है वो बाबू। तो अगर विद इन 1 ईयर पे कर रहे हो या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल तो बेटा शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, अदरवाइज बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। लेकिन इसके लिए एक बात बोल देता हूँ,
कभी पेपर में ये टर्म नहीं आ सकती ऐसे लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, सिंपली नहीं आ सकती। हमेशा बताएगा 12 मंथ पे करना है या आफ्टर 12 मंथ, हमेशा बताएगा। लेकिन बेटा अगर कभी टर्म आ जाए पब्लिक डिपॉजिट, तो पहली प्रेफरेंस लॉन्ग टर्म बोरोइंग को देना, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को मत देना। ठीक है जी, समझ में आ रही है बात? ओके बात। बाबू ये क्या लिखा है, अदर लोन। बाबू कई बार ना ओछी हरकतें करता है पेपर, ठीक है ना, मैंने इसलिए वर्ड लिख दिया अदर लोन, कभी कुछ दे, कई बार नाम आ जाता है शॉर्ट टर्म लोन। हमने कहीं पढ़ा शॉर्ट टर्म लोन नाम? नहीं, खुद ही बोल रहा है शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया। पर अगर ऐसा नाम आ जाए तो बेटा तैयारी कर लेना, कहाँ दिखाना है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ही दिखाना है। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी, अब इसकी चर्चा करनी है, कर देते हैं। बाबू मैंने लिखा लोन रीपेबल ऑन डिमांड, ये ऐसे लोन है बेटा जो बैंक की डिमांड पर आपको पे करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल सीसी। बाबू पूरा नाम कैश क्रेडिट लिमिट, कहीं पेपर में पूरा नाम आया आप कहो ये क्या था, ठीक है ना, कैश क्रेडिट लिमिट और बैंक ओवर ड्राफ्टिंग। ठीक है, वैसे तो मुझे लगता है कि 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे दोनों बातें, नहीं पढ़ी 12th में बैंकिंग में कभी आई होगी तब पढ़ी होगी, वो भी नहीं पढ़ी, चलो एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। बहु बैंक ओवर ड्राफ्टिंग ये फैसिलिटी आपने कभी ना कभी सुनी होगी बेटा, क्या चीज़ होती है बाबू? आपका एक करंट अकाउंट है किसी एक बैंक में सिंस लास्ट 20 ईयर्स, और 20 साल किसी एक बैंक में करंट अकाउंट होना, फर्म का अकाउंट होना, मतलब बेटा आपने ह्यूज रेप्यूटेशन बिल्ड करी है, 20 साल एक ही जगह पे टिके हो। ठीक है जी बाबू, आपके अकाउंट में बैलेंस आज 5 लाख रुपए सुबह, और आपके दिमाग में बैलेंस चल नहीं रहा, और आज बेटा बहुत सारे सप्लायर्स आ रहे हैं एक के बाद एक पेमेंट लेने, और आपने बहुत सारे चेक दे दिए बिना बैलेंस दिमाग में रखे। जब बेटा लास्ट चेक प्रेजेंट हो रहा था तो बेटा अकाउंट में बैलेंस था 20,000, और आपने चेक काट के दिया हुआ है 1 लाख का। बेटा वो 1 लाख का चेक बेटा बैंक ऑफिशियल को दे देता है आपका कस्टमर, और बेटा उसने बैंक बैलेंस सबसे पहले चेक करा तो बैलेंस 20,000। प्रैक्टिकली बेटा इस चेक को क्या होना चाहिए, डिसऑनर हो जाना चाहिए, बाउंस हो जाना चाहिए आपकी देसी भाषा, क्योंकि बेटा इनसफिशिएंट फंड है। लेकिन बेटा बैंक मैनेजर ने या बैंक ऑफिशियल ने आपकी रेप्यूटेशन को दिमाग में रखते हुए इस चेक को ऑनर कर दिया। खाते में पैसे बढ़े हैं 20,000, दे दिया आपको निकाल कर 1 लाख रुपए। बेटा दिस फैसिलिटी इज नोन एज बैंक ओवर ड्राफ्टिंग। ओवर ड्राफ्टिंग का मतलब होता है जितने पैसे बैंक में उससे ज्यादा निकालने की परमिशन मिल जाना। पैसे 20,000 है, लाख निकालने की परमिशन मिल गई। ये बेटा आपको नहीं लगता 80,000 आपको लोन की तरह? और आपको बता देता हूँ बैंक ऑफिसर अगले ही मिनट आपको फोन घुमा देगा, सर फिलहाल तो मैंने चेक कर दिया, आपकी रेपुटेशन दिमाग में रखते हुए ऑनर होना चाहिए था। अभी 80,000 आपके ऊपर लोन है, ब्याज के साथ आ जाओ, जमा कर आ जाओ, और इसके लिए आपको वो 1-2 दिन से ज्यादा देगा भी नहीं, उसने आपकी इज्जत का ध्यान रख लिया, यही बहुत है। ठीक है ना, तो ये एक ऐसा लोन है जो बैंक की डिमांड पर पे होता है, इसलिए बोलते हैं लोन रीपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्टिंग। क्लियर है बात? सर अब ये बताओ, एक साल बहुत बड़ा टेन्योर हो गया ना बैंक ओडी के लिए। करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो 12 महीने में पे हो या ऑपरेटिंग साइकिल में। सर 1 साल तो बहुत बड़ा टेन्योर हो गया, तो 2-3 दिन में पे करना पड़ता है, करंट लायबिलिटी होना चाहिए, लॉजिक है ना? क्लियर है बात? सर सीसी लिमिट क्या चीज होती है बाबू? सीसी लिमिट को ना अगर आप लोन के साथ कंपेयर करो तो आपको इजीली समझ में आ सकता है। बेटा एक पर्सन है, वो बैंक से सिंपल लोन लेने, मैं सीसी लिमिट की बात नहीं कर रहा हूँ, लोन लेने जाता है, मान लो होम लोन, ठीक है बेटा, उसने घर खरीदना है, उसको एक घर पसंद आ रखा है, बेटा बैंक ने कहा ठीक है आपको दे देंगे, बताओ क्या प्रॉपर्टी गिरवी रखोगे? बैंक सिक्योर्ड लोन करता है। उसने कहा जी मेरे पास एक और घर है, एक या एक प्लॉट ऑफ लैंड है, वो गिरवी कर लो, ठीक है मुझे दे दो लोन, मैं एक घर खरीद लूंगा। बेटा बैंक ने उसको लोन कर दिया, और लोन करने का तरीका क्या होता है? नगद पैसे नहीं दिए होंगे, आपका एक अकाउंट खोला गया होगा बैंक में, उसमें पैसे जमा कर दिए गए होंगे, और उसकी चेकबुक आपको दे दी गई होगी। दिस इज नोन एज लोन अकाउंट। मान लो बेटा वो की कीमत 50 लाख थी, तो 50 लाख से एक लोन अकाउंट खोला गया और आपको चेकबुक दे दी गई, खर्च लो, ठीक है दे दो चेक, उसको रजिस्ट्री करा लो अपने नाम घर की, ठीक है। तो मान लो ऐसा होना ही था, और बेटा
इतने में उस पर्सन ने घर किसी और को बेच दिया, यानी कि बेटा घर आपको हुआ नहीं, और आपको बेटा महीना हो गया कोई और घर पसंद नहीं आ रहा सेम वैल्यू का। ठीक है बाबू, एक बात बताओ, एक महीना हो गया, बैंक ब्याज लेगा कि नहीं लेगा? लोन है, ब्याज लेगा कि नहीं? बेटा बैंक आपका मामा चाचा तो लगता नहीं कि ब्याज ना ले, सीधी सी बात। बेटा जिस दिन आपके लोन अकाउंट में पैसे आ गए उस दिन से बेटा इंटरेस्ट स्टार्ट हो चुका। चाहे आप 2 साल पसंद कुछ ना करो, बेटा पैसे देने पड़ेंगे पूरे 50 लाख रुपए की ब्याज। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब यही सोचो बेटा, ये सीसी होती, बेटा सीसी लिमिट जनरली बेटा बिजनेस फर्म ओपन करती हैं, बिजनेस फर्म के लिए ये फैसिलिटीज है। आपकी कोई बेटा दुकान है बेटा सईदगंज में, ठीक है, और बहुत सही लेवल पे आपकी दुकान चलती है, ठीक है बाबू, आपने क्या किया, आज 50 लाख रुपए का लोन नहीं, सीसी लिमिट करा ली अपने बिजनेस के लिए, अपनी दुकान के लिए। ठीक है जी बाबू, 50 लाख की सीसी लिमिट हो गई। सीसी लिमिट और लोन में एक ही फर्क है, लोन में तो बेटा जितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर ब्याज लगता रहता है। 50 लाख आउटस्टैंडिंग है, 50 पे ब्याज लगेगा। लेकिन बेटा सीसी लिमिट में एक ब्यूटी है, जितना पैसा आप अकाउंट से निकालो सिर्फ उसी पर इंटरेस्ट दोगे, सिर्फ उसी पर ब्याज। बाबू मान लो बेटा आपकी सीसी लिमिट भी 19 मार्च को, और बेटा लॉकडाउन की इन्वोकमेंट हो गई, और बेटा लॉकडाउन लग गया, निकला 1 रुपया भी नहीं है, ठीक है ना। 3 महीने तक बेटा सब कुछ बिल्कुल बंद रहा, शट डाउन सारी दुकानें, 1 रुपया भी नहीं निकाला। क्या 3 महीने तक आपने बैंक को कुछ देना है? सर 1 रुपया नहीं देना। इसीलिए ब्यूटी है, जितने पैसे निकालते उस पर ब्याज देना। आपने 1 रुपया नहीं निकाला 50 लाख के लिमिट में से, कोई ब्याज नहीं है 3 महीने का भी। अगर ये लोन होता ना बेटा, पूरे 50 लाख 3 महीने का ब्याज दे रहे हो आप। 3 महीने के बाद सारे धंधे खुल जाते हैं। आप बेटा सूरत से गुड्स, आपने सूरत में बेटा 5 लाख रुपए का चेक दे दिया अपनी सीसी लिमिट अकाउंट से, कितने पैसे निकल गए? 5 लाख। 5 लाख पे ब्याज लगना शुरू, जितने पैसे निकले सिर्फ उसी पे ब्याज। दुकान पर आ गए, 1 लाख रुपए की सेल हुई, आज आपने 1 लाख रुपए सीसी लिमिट अकाउंट में जमा करा दिए, 5 लाख निकले हुए थे, जमा हो गया। दिन फिर दुकान पे 1.5 लाख की सेल हो गई, 1.5 लाख रुपए जमा करा दिए, 4 निकला हुआ था, 1.5 जमा हो गया आज। फिर दोबारा सूरत चले गए बेटा, 8 लाख का गुड्स ले आए, 2.5 लाख पहले निकले हुए थे, 8 और निकल गए, 10.5 पे ब्याज। फिर बेटा दुकान पर 2 लाख की दो जमा करा दिए, 8.5 पर ब्याज। ये कहानी पूरे साल चलती रहती है। अब आप सो रहे होंगे यार, सीसी लिमिट तो पूरी जिंदगी चला सकता है इंसान, वाई नॉट नॉन करंट लाइबिलिटी? सर चला सकते हो, लेकिन बैंक आपको साल में एक बार कहता है कि सीसी लिमिट का अकाउंट बैलेंस पूरा करो। यानी कि एक बार तो 50 लाख का 50 लाख बैलेंस डाल के दिखाओ, तो बेटा साल में आपको एक बार तो रीपे वो करनी ही पड़ती है। इसी वजह से बेटा ये करंट लाइबिलिटी है। यानी कि मान लो बेटा आज 25-26 मार्च आ गई, और बेटा पैसे निकले हुए हैं 40 लाख, 10 लाख बैलेंस शो कर रहा है, सीसी लिमिट का 40 निकले हुए हैं, 40 पे ब्याज लग रही होगी। बेटा फोन आने शुरू हो जाएंगे, घंटी आनी शुरू हो जाएगी कि भाई क्लोजिंग है, एक बार तो पूरा करके दिखाना है वरना मेरे ऊपर प्रेशर है, वरना मैं कैंसिल करनी पड़ेगी सीसी लिमिट। फटाफट से 40 लाख डाल दो एक दिन के लिए। तो आप इधर उधर से पकड़ के जुगाड़ करके 40 लाख एक दिन के लिए पूरा बैलेंस शो करते हो, पूरे 24 घंटे के बाद आप फिर दोबारा वो पैसे यूज कर सकते हो। तो एक बार साल में आपको सीसी लिमिट रीपे करनी ही पड़ती है, दैट्स वाई इट इज रिगार्डेड एज द करंट लायबिलिटी। समझ में आती है बेटा? जो प्रैक्टिकली जुड़े हुए हैं वही एक्सप्लेन कर सकते हैं आपको सीसी लिमिट, किताबों में पढ़ के कोई नहीं बता सकता। क्लियर है बात? अब मुझे बताओ बेटा, शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कोई परेशानी तो नहीं? सब क्लियर है पक्का से? ओके बात, चलो। सर यकीन माने मेरे से ज़्यादा डिटेल चैप्टर कोई नहीं कराता, ये सब हवा में उड़ा देते हैं, हवाइयाँ हैं ये। ठीक है, टाइम लगाओ पर ऐसा लगाओ बेटा कि आपको लगे आपने कुछ सीखा जिंदगी में। नहीं, बहुत सारी हो सकती है बेटा, ठीक है, मैं चर्चा करूँ, एक्स्ट्रा एक दो हो सकती है, ठीक है, पर आपको जरूरत नहीं है उसको करने की। जितनी ये चर्चा हुई है ना, पास्ट के 15-20 सालों को मिलाकर चर्चा हो रही है। जैसे लॉन्ग टर्म
ल- हाँ। वो अब तू गलत पढ़ेगी और फिर तू कहेगी कि गलत चीजों को मैं एक्सप्लेन करूं। मैंने क्या बोला? पिछले तुम क्या करते हो? तुम नोट्स कैसे बनाते हो? टीचर कैसे बनाता है? तुम्हें आइडिया सामने वाला कितना पढ़ता है? पहले तो तुम ये बताओ। ये जब मैंने नोट्स बनाए हुए हैं ना, पिछले 15 से 20 साल के पेपर पढ़कर बनाए हुए हैं, किसमें क्या क्या आइटम आई हुई है। ठीक है, अब जो तूने बोला ना, पहली बात, वो गलत जगह पे बोल रही है तू। वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट नहीं होता, वो अदर करंट लाइबिलिटी का होता है, और मैं करूंगा उसकी चर्चा। लिटिल नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। चलो बाबू, नोट नंबर 6 है बेटा, ट्रेड पेबल। नोट नंबर 6, ट्रेड पेबल। बाबू ट्रेड पेबल में गिन के दो बातें हैं, पता होनी चाहिए वैसे तो। फर्स्ट वन इज क्रेडिटर्स एंड सेकेंड वन इज बिल्स पेबल। बस दैट्स इट, कुछ नहीं है और। बाबू क्रेडिटर क्या होते हैं? मेरे के वो सप्लायर्स जो बेटा, जिनसे मैंने उधार पर goods खरीदा होता है और फ्यूचर में पे करना है। क्रेडिटर कौन है? मेरे बिजनेस के वो सप्लायर्स जिनसे मैंने उधार पर गुड्स खरीदा हुआ है। बेटा अगर मैं किसी से उधार पर सामान खरीद कर भी आया हूं, तो उधार बेटा जनरली 2 महीने का, 3, बहुत हद तोड़ लो कि 4, 5, 6 महीने का। सर सालों में कोई नहीं देता कि लो कोई दिक्कत नहीं जी, 2 साल बाद पैसे दे देना, ऐसे। सर ऐसा तो नहीं होता होगा शायद, पक्का है ना? तो बेटा दैट्स वाई क्रेडिटर इज एज द करंट लाइबिलिटी। ठीक है सर। अगर 11th में बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर होता तो इसमें आपकी पीएचडी होती, वो हटा दिया गया। तो इस चक्कर में शायद आधे से ज्यादा बच्चे जानते ना हो। बिल्स पेबल समझते हो वैसे क्या है? समझते हो? मैं थोड़ा थोड़ा हिंट एडमिशन रिटायरमेंट पे जैसे जैसे है मैंने बताया तो है। चलो खैर मैं हल्की से चर्चा कर देता हूँ इस पर भी। व्यास रुक जाए यार, ऑलरेडी बहुत हो रहे हैं और डिस्टर्ब हो रहे हैं। बेटा एक बात बता देता हूँ, मैं ना क्रेडिटर को ना ऐसे बोल सकता हूँ बेटा, सेक्योर्ड, मतलब ओ सॉरी, बिल्स पेबल को ऐसे बोल सकता हूँ, सेक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है ना? समझना क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। बेटा आप कोई पर्सन हो मिस्टर ए, और आप कोई मिस्टर बी। बेटा ए ने बी को गुड्स बेचा, मुझे ये बता दो ए अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? इसने गुड्स बेचा, सेल करी, सेल की एंट्री क्या होगी बेटा? बी टू सेल, कि बी मैंने तुझे सामान बेचा, सामान की कीमत है। ठीक है, बी अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? इसने सामान खरीदा है इसे उधार पर, परचेजेस टू ए, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए। जिसको ये नहीं आती बेटा, बाबू आप मोह माया से बहुत दूर हो, आप बाबू हिमालय पे जाओ कल से, बस साधु बनो, तपस्या तपस्या करो, पढ़ाई पढ़ाई आपके बस की बात नहीं। बेटा इसने सेल करी, इसने बेटा परचेज करी। तो अब इसके एंगल से सोचना, इसको डर सता रहा है कि बी पैसे नहीं देगा। इसने बी को कॉल लगाई कि भाई तो एक काम कर, तू मेरे पैसे 5,000 रुपये रोक लेगा, तू कोर्ट आ जा, कोर्ट में एक्सेप्ट करके जा कि तूने मेरे 5,000 देने हैं। इसने कहा भाई देख मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं ईमानदार आदमी हूँ, तू जहां मर्जी बुला ले, मैं एक्सेप्ट कर जाता हूँ। बाबू इसको कोर्ट बुलाया गया बी को। ए ने इसके ऊपर एक बिल लिखा बेटा, उसमें लिखा कि मैंने फला फला इनवॉइस नंबर से आपको 5,000 का सामान बेचा, इस डेट का इनवॉइस है, और आप मुझे 2 महीने के बाद पैसे दे रहे हो, ये चीज़ की आप प्रॉमिस कर रहे हो। और बेटा बी ने उस लिखे हुए बिल पर साइन कर दिया। रजिस्ट्रार के सामने एक प्रूफ जनरेट हो गया कि इस इनवॉइस नंबर से 5,000 का सामान एक्चुअल में बेचा गया डेट को, और 2 महीने के 5,000 रुपये देगा। कोर्ट बीच में आ गई, रजिस्ट्रार बीच में आ गया, सारी बेटा मशीनरी, सारी मशीनरी बीच में आ गई कि बी ने 5,000 देने हैं। सर जैसे ही ये 5,000 के बिल को साइन हो गया, बेटा ए एक एंट्री रिकॉर्ड करता है अपनी बुक्स में, बी आर अकाउंट। और प्रैक्टिकली मेरा एनालिसिस हमेशा इस बात पे ऐसे होता है कि देखो जब आप ये एंट्री पास करते हो, आप बी को बुक्स में डेटर बनाते हो कि तुझसे 5,000 ले। जैसे ही बेटा बिल पे साइन होते हैं, आप डेटर को बुक से खत्म कर देते हो, जितना भी डेबिट था उतना क्रेडिट कर दिया। लेकिन आपने एक नई एसेट क्रिएट कर ली, एसेट्स का नाम है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। कि अब बी कोई डेटर नहीं है, अब तो ये बिल है जो मेरे हाथ में है ना, ये है बस सब कुछ, ये है 5,000 रुपए की एसेट। सर अब इस
एक चीज होती है डेटर, एक चीज होती है सिक्योर्ड डेटर। मैं बीआर को भाषा में पता क्या बोलता हूँ? सिक्योर्ड डेटर। बी तो शायद पैसे मार लेता, लेकिन जब वो कोर्ट में आके साइन कर गया ना, उसे डर लगेगा, वो सिक्योर्ड डेटर है मेरा। यानी कि बिल्स रिसीवेबल मेरी भाषा में सिक्योर्ड डेटर है। और बेटा ये भी एक एंट्री पास करता है उस दिन जिस दिन ये बिल साइन करके आता है, ये ए को से खत्म कर देता है और एक नई लाइबिलिटी क्रिएट कर देता है, बिल्स पेबल अकाउंट। अभी तक बेटा इसने ए को क्रेडिटर बनाया हुआ था, लाइबिलिटी बनाया हुआ था। बेटा जैसे ही बिल साइन करके आया, ए को बुक से खत्म कर दिया और एक नई लाइबिलिटी क्रिएट करी, बिल्स पेबल। यानी कि बेटा ए कुछ और नहीं क्रेडिटर था, बेटा बिल्स पेबल सिक्योर्ड क्रेडिटर है, देने ही पड़ेंगे अब तो। ए को तो शायद फिर भी ना देता, मना कर देता है नहीं पैसे, कुछ ना कर पाता है सर, लेकिन अब तो कोर्ट में आ गया सब कुछ, और आप कोर्ट में साइन करके आए हो, देने पड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? क्लियर है बात? तो बाबू बिल्स पेबल एक लाइबिलिटी होती है, यानी कि बेटा कुछ और थोड़ी होता है। अगर क्रेडिटर होती है कोई चीज तो बिल्स पेबल सिक्योर्ड क्रेडिटर ही तो होते हैं, जिसके पैसे देने ही पड़ेंगे। समझ में आ गई बेटा ट्रेड पेबल क्या चीज है? बाबू अब मेरा नोट नंबर 8, 7 मैंने अभी 5-7 मिनट के लिए छोड़ दिया है। नोट नंबर 8, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट्स, रिटायरिंग इन 12 months। लो पुत्र, बस सामने देखो बेटा, तीन ही प्रोविजन है। अगर आप वहां पर याद करो, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में 5 प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, अर्न लीव और वारंटी। ठीक है जी, सामने देखना सब। वो पहली आइटम लिखी प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसके बारे में शायद कभी कभी कोई ना कोई कैसे ना कैसे तो मिला ही है इससे। 11th में मिला है, 12th में एडमिशन, रिटायरमेंट में, एडजस्टमेंट तो हर जगह पे है, हर जगह पर है, हर क्वेश्चन में। बाबू आप जब अभी करते हो इसको 12th क्लास में पार्टनरशिप फॉर्म में, तो कुछ ऐसे दिखाते हो, डेटर मेरे 3 लाख के हैं, ठीक है। और बेटा आपने सोचा जब बिजनेस में 3 लाख रुपए का उधार लग जाता है ना, तो पूरा नहीं आता। रिटेल जो कन्फेक्शनरी तो गली मोहल्ले में किसी के घर 700 का मिला के बेटा 3 लाख का उधार हो गया। आपको पता है जब इतना उधार हो जाता है तो आता तो है नहीं पूरा। एक कस्टमर पैसे रोक ले, 2 रोक ले, कुछ तो रोके। 300 कस्टमर के पास उधार है ये। बाबू आपने क्या किया, एक जिसका नाम है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, और आपका अंदाजा पक्का मरेंगे कहीं ना कहीं। बाबू मतलब क्या होता है, एक अमाउंट को सेट असाइड करना फॉर द नॉन लाइबिलिटी, यही मतलब होता है ना प्रोविजन का। बाबू साथ ही साथ प्रोविजन में आपने 10,000 रुपए सेट असाइड तो करे, पर आपने बेटा आपने बिजनेस की एसेट्स को ओवर एस्टिमेट क्यों करूं? जब मुझे पता है 3 लाख में से 10,000 रुपए मरेंगे, तो मैं दिखा देता हूं ना करेक्ट मेरी एसेट्स 2,90,000 की है, 3 लाख क्या ही नहीं। तो आपने करेक्ट एस्टिमेशन के लिए बेटा 10,000 रुपए को डेटर से माइनस कर दिया। बाबू जब ये एसेट साइड आप माइनस करते हो बैलेंस शीट में, जब कोई चीज एसेट में से माइनस हो रही है तो वो प्रैक्टिकली लाइबिलिटी ना। दुनिया के सारे प्रोविजन और रिजर्व लाइबिलिटी होते हैं अगर 11वीं पास हो। अगर कोई चीज एसेट्स में से माइनस हो रही है तो वो लाइबिलिटी तो है। सर आप यहां पर तो दिखा सकते थे पार्टनरशिप फॉर्म में इसको एसेट में से माइनस करके, पर बेटा कंपनीज एक्ट कहता है लाइबिलिटी में ही दिखाना है, डेटर में से माइनस करके नहीं दिखाना। तो बाबू यहीं दिखाएंगे हम तो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में पहला प्रोविजन है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। कोई दिक्कत तो नहीं? आदित्य कुछ नहीं होगा, वो काम तो तू जरूर सीख जाएगा थोड़े दिन बाद, मैं बिठा भी लूंगा वहां पे, पर यहाँ बड़ी दिक्कत आ जाएगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं? बाबू सेकेंड प्रोविजन इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या चीज है? बाबू आप
जब बिजनेस में रोज कुछ ना कुछ कमाते हो तो बेटा सरकार को इनकम टैक्स के तौर पर आपको टैक्स देना पड़ता है। आपको आइडिया है आईटीसी कितना टैक्स देती है? आईटीसी सहारनपुर की फर्म है, कोई आइडिया? रोज का 6 करोड़। बस, बस बाबू बस, रोज का 6 करोड़ का टैक्स है। एवरेज 2,000 करोड़ के आसपास का टैक्स जमा हो जाता है बाबू। अब कोई फर्म को इतना टैक्स देना हो, मानते हैं बेटा कि कहीं ना कहीं कोई अमाउंट को मुझे अलग रखते चले जाना चाहिए। बेटा फर्म ने देखा 3 महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुकी है, तो उसने क्या करा बेटा, 500 करोड़ रुपए सेट असाइड कर दिए। 6 महीने बाद देखा कि हाँ ठीक कमा चुका है, फिर 500 करोड़ साइड असाइड कर दिए। बेटा प्रॉफिट में से एक अमाउंट को आप अलग रखे जा रहे हो फॉर द नॉन लाइबिलिटी, 12 महीने में राइज होने वाली है। क्या ये 12 महीने में राइज होने वाली लाइबिलिटी है? सरकार को टैक्स कब चाहिए होता है, आपको आइडिया है इस बात का? बेटा फाइनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल टू नेक्स्ट 31 मार्च। लेट सपोज अभी आपको बता देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 था, साल खत्म हुआ 4 महीने पहले। 31 जुलाई लास्ट डेट है रिटर्न करने की, ठीक है? और जिनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं उनके लिए 30 सितंबर। तो बेटा फाइनेंशियल ईयर क्लोज होते ही 6 महीने ही मिलने हैं बस। क्या ये लाइबिलिटी 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी पड़ रही है? बिल्कुल पे करनी पड़ रही है। सीएस की जिंदगी के सबसे बिजी महीने हैं जुलाई और सितंबर, ठीक है ना बेटा? हम थोड़े टेंशन ले रही है, पार्टनर लगा हुआ है, ठीक है जी? समझ में आ रही है बात बेटा? तो बाबू क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर पे करना है इसलिए मेरी करंट लाइबिलिटी है, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही है बात बेटा? लास्ट वन समझदार शायद एक बारी में समझ जाएं बेटा, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट रिटायरिंग इन 12 मंथ्स। सर शायद दिमाग में आपके कुछ आना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो बाबू वहां पर भी था ना ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन में, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, लेकिन मैंने ब्रैकेट में कुछ लिख दिया रिटायरिंग इन 12। अब सेम बात प्रोविडेंट फंड के लिए, सेम बात ग्रेचुटी के लिए, किसी के लिए भी सोच लो बेटा। मैं बोलता हूँ आपकी एज 25 ईयर्स है, आज आपकी ज्वाइनिंग हो, ठीक है? मेरी फर्म के दिमाग में खटका शुरू होगा, ये 5 साल से ज्यादा की सर्विस देगा तो मुझे ग्रेचुटी देनी पड़ेगी, ठीक है? बहु 30 साल हो गए, यानी कि बेटा आपने 5 साल पूरे कर दिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे। मैंने आज ही प्रोविजन क्रिएट कर लिया, ठीक है? कि आपके रिटायरमेंट पे जो भी समय 5 साल 10 लाख मैंने अलग निकाल के रख दिया कि इसको ग्रेचुटी देनी है, प्रोविजन क्रिएट कर लिया। बाबू जब तक आप 59 ईयर्स के नहीं हो जाते तब तक तो बेटा ये मेरा लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। मैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिखा रखा हूँ कि अभी तो ये 60 साल का होगा तब जाएगा, अभी तो 30 साल पड़े हैं, यहां से सोचो। पहले साल मैंने क्या दिखा होगा, 30 साल पड़े हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म में पे करना है कर देंगे पे। अगले साल मैंने कहा 29 साल पड़े हैं, फिर 28 साल पड़े हैं, करते करते बेटा जब वो 59 ईयर का हो गया, अब मुझे पता लगा अब तो अगले साल चला जाएगा वो। अब बताओ क्या है वो? सर ये अब लाइबिलिटी अगले साल अराइज होने वाली है विद इन 12 मंथ। अब वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकती। मैं कहाँ दिखाऊंगा बेटा उसको? ऐसे प्रोविजन को बेटा उस आखिरी साल के लिए आपको दिखाना पड़ेगा एज करंट लाइबिलिटी, यानी कि बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट रिटायरिंग इन द 12 मंथ्स। तो नहीं समझ में आ रही है बात? पक्का से? अब एक काम करना, नोट नंबर 7 सब मेरे साथ साथ लिखेंगे, पहले सिर्फ लिखेंगे, एक्सप्लेन जब करूंगा करूंगा, ठीक है? लिखना शुरू कर दो। अदर
लो बेटा, 1 मिनट है, फटाफट से लिख लो। लो बेटा, एक एक करके समझना है। 13 आइटम्स हैं। मैंने एक्टिविटी याद करना अपने आप में सबसे बड़ी सिरदर्दी है, और सबसे मुश्किल है बेटा करंट लाइबिलिटी। ठीक है बाबू, सिर्फ याद मत करना, समझा सको ऐसा याद करना, तो मैं मानूंगा मेरे पास पढ़े हुए हो, वरना मैं भी क्लेम नहीं करूंगा कभी तुम मेरे पास पढ़े हुए हो रट्टू तो। चलो बाबू, सबसे पहले बात कर रहे हैं करंट मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स एंड लोन। बेटा कल हल्की सी चर्चा हुई थी डिबेंचर के ऊपर, जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये मुद्दा आया था। बेटा एस डिबेंचर के आगे हमेशा एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर मेंशन होता है, जो इंडिकेट करता है बेटा साल की ब्याज कितनी है, पर एनम इंटरेस्ट कितना है, ऐसा ही होता है। बाबू मैं बोलता हूँ, आपने ये डिबेंचर इशू करे आज 30 जून 2010 है। बेटा जिस दिन उसी दिन बताते हो कितने टाइम के लिए इशू कर रहे हो, कम से कम 5 साल, एंड मैक्सिमम टेन्योर इज 20 ईयर। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल के लिए होते हैं। तो मान लो फर्म ने मेरी इशू करे हैं बेटा 2025 तक, यानी कि बेटा आप इन 15 सालों में हर साल 10% तो डिबेंचर की ब्याज दोगे, और बेटा जब ये फाइनल ईयर आएगा तो 30 जून 2025 को आप प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर दोगे। मान लो बेटा आप सब डिबेंचर होल्डर हो, मैंने आपसे 1 करोड़ लिए हुए हैं और मैं कोई कंपनी, तो मैं हर साल आपको 10 लाख, 10% मतलब 1 करोड़ का 10%, 10 लाख तो ब्याज दूंगा, हर साल दूंगा 15 सालों तक। और बेटा जिस साल बेटा ये 30 जून 2025 आएगी, आपके 1 करोड़ प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस कर दूँ। ठीक है जी, मैं बोलता हूँ बेटा आज पहली बार एक साल खत्म हुआ 31 मार्च 2011। मैंने डिवेंचर कब लिया? अभी 30 जून 2010 को लिया। मैंने रिकॉर्ड करा रहे, अभी तो 14 साल पड़े हैं देने में। नॉन करंट लाइबिलिटी, रिकॉर्ड नॉन लाइबिलिटी है भाई, देना 14 साल बाद। 12 बीती, 13 बीती, 14 बीती, 15 बीती, बेटा आज 24 आ गई। अभी का रिकॉर्ड करो, अभी भी 1.25 साल है। 31 मार्च 25, और बेटा 30 जून को 25 को 1.25 साल है, अभी भी नॉन करंट है। ठीक है जी बाबू, अब बताओ आज 31 मार्च 25 है, आज क्या रिकॉर्ड करूं? कितने दिन बाद पैसे देने? 3 महीने के बाद। क्या रिकॉर्ड करूं? करंट लाइबिलिटी सर नहीं लिखा है, देख लो क्या लिखा है, करंट मैच्योरिटी ऑफ डिवेंचर्स। अगर डिवेंचर ने बेटा करंट ईयर में ही मैच्योर होना है, तो फिर बेटा वो डिवेंचर लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं होंगे, वो कहाँ जाएंगे बेटा? अदर करंट लाइबिलिटी, और मेन हेड इज करंट लाइबिलिटी। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही है बात? ठीक है जी बेटा, आगे मैंने 2 टर्म लिखे, दोनों साथ समझ में आ जाएंगी, मैच्योर्ड डिवेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, मतलब पब्लिक डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। ठीक है जी, एक ही तरीके से समझाने का लॉजिक है। बाबू मान लो ये डिवेंचर 30 जून को नहीं बेटा, 28 या 29 मार्च को मैच्योर हो रहे होते। ठीक है, 29 मार्च 2025। ठीक है बाबू, क्या मैं डिवेंचर की पेमेंट एक दिन भी रोक सकता हूँ? कंपनी बेटा एक दिन भी डिवेंचर की पेमेंट नहीं रोक सकती। अगर आप रोकते हो तो कंपनी बंद तक करा सकते हैं हाई कोर्ट जाकर डिवेंचर होल्डर, इतनी ताकत उनके पास होती है। पर बेटा 29 मार्च 2025 को आपके पास पैसे हैं ही नहीं, आपने दिए ही नहीं, आपने कहा बंद करानी है करा दे, और रुक सकता है 10 दिन, तो मैं 10 दिन के अंदर अंदर कुछ पेमेंट का जुगाड़ करता हूँ तुम्हारे लिए, करानी है करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा, डिवेंचर होल्डर ने वेट करी, क्योंकि वो हमेशा सिक्योर्ड है, उनको वैसे भी कोई डर होता नहीं, क्योंकि उनके दिमाग में है नहीं देखिए कंपनी मेरे पास एसेट गिरवी पड़ी है, मैं बेचूंगा अपने पैसे तो निकाल ही लूंगा। सर आज 30 मार्च भी बीत गई, आज 31 मार्च भी बीत गई, अकाउंट्स बंद कर, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी आपकी। अबे लाइबिलिटी तो हो चुकी, आपको तो देने हैं बस अरेंज करके वैसे। 31 मार्च आ चुकी, तो मैच्योर ही हो चुके हैं, और ब्याज भी देनी है, 2 दिन ऊपर चढ़ा दिया आपने। मानते हो ना ये बात? देने तो है ही ना सर, 31 मार्च को, 29 मार्च को ही मैच्योर हो चुके वो तो। सर मैंने भी यही लिखा, मैच्योर्ड डिबेंचर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन करंट मैच्योरिटी एंड मैच्योर्ड। करंट मैच्योरिटी का मतलब है मैच्योरिटी होने वाली है, मैच्योर्ड मतलब मैच्योर्ड हो चुके, आपने बस पे नहीं करे अब तक। सर बात समझ में आती है तीनों? कोई दिक्कत तो नहीं?
ओके है बात। बेटा ये दोनों पेंडिंग रखेंगे, टाइम खर्चने वाली चीज़ है। आगे बढ़ाओ। अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड। बेटा क्या होती है अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड? पुराने ज़माने में तो ये सिचुएशन होती थी सर, आज की तारीख में होती नहीं। पर बेटा टीचर ये तो कहेगा ही नहीं कभी भी, तो दे देगा ज़बरदस्ती आपके गले की। बताओ कौन सी है अनक्लेम्ड डिविडेंड? बेटा कहाँ रिकॉर्ड करोगे? तो आज की तारीख में अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं बता देता हूँ क्या होता था। आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है और कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है बेटा आज, ठीक है। पुराने ज़माने में क्या होता था बेटा, पोस्टमैन आता था आपके घर चेक लेकर डिविडेंड का। कंपनियां सारे शेयर होल्डर के घर चेक से पेमेंट भिजवाती थी, ठीक है जी। पोस्टमैन आया, उसने देखा घर पे ताला, चेक रिटर्न चला गया कंपनी हेड ऑफिस, ठीक है जी। कंपनी 6 महीने के बाद फिर ट्राई करा, पोस्टमैन ताला, बेटा ये रिटर्न चला गया, आप ट्रेस ही नहीं हो पा रहे हो, आप कहाँ हो, आपके नाम का चेक है पोस्टमैन के पास, नहीं हो पा रहे हो। बेटा ये फंड कंपनी के पास पड़े रहते हैं और कंपनी इनको रिकॉर्ड करती है कि भाई मेरी तो सिरदर्दी है, मेरी तो लाइबिलिटी है, मैंने तो देने हैं सामने वाले के, जिस दिन वो ट्रेस हो गया मैं दे दूंगी। मुझे ये भी नहीं पता कब ट्रेस होगा। अदर करंट लाइबिलिटी अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड। कभी नाम आता है अनक्लेम्ड, अनक्लेम्ड मतलब सामने वाले ने क्लेम नहीं किया। कभी आता है अनपेड, हमने पे नहीं किया। बात वही है, ठीक है। सर आज की तारीख में क्यों नहीं होता ऐसा? कंपनी पूछती नहीं जिंदा हो मर गए, कंपनी सीधा बैंक अकाउंट में पैसे ठा मारती है, जो अकाउंट नंबर उनके पास होता है। कंपनी को कोई मतलब नहीं आप जिंदा हो या ऊपर वाले को प्यारे हो गए, ठीक है। कंपनी ने सीधा पैसे देने हैं बेटा, बैंक अकाउंट में डाल देने आपके। क्लियर है बात? समझ में आती है बात? अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड क्या चीज़ है बाबू? अब हम पढ़ते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। बच्चों बच्चों वाली बातें दो चार। सर इसको आप 11वीं क्लास में जब छोटे छोटे बच्चे थे तो अनएक्रीव्ड इनकम बोला करते थे। वो इनकम एडवांस में रिसीव हो गई। सर लाइबिलिटी क्यों? समझा देता हूँ। मान लो बेटा इस जगह का ऑनर मैं हूँ, अच्छी फीलिंग आई। तो मान लो इस जगह का ऑनर मैं हूँ, ठीक है, और मैं रेंट रिसीव करता हूँ, कोई इंसान मेरी जगह यूज करता है, ठीक है जी। बहू हर महीने रेंट देता है मेरे को, ठीक है ना। तो उसने मार्च मंथ में रेंट दे दिया मार्च का, ठीक है। मैंने उससे कहा अप्रैल का भी एडवांस चाहिए मुझे, ठीक है। इन अ गुड फेथ उसने अप्रैल मंथ का एडवांस रेंट मुझे दे दिया और आज 31 मार्च है। मैं इस रेंट को कैसे रिकॉर्ड करूँ? ये रेंट जो मैंने रिसीव करा बेटा, मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा एज लाइबिलिटी। क्यों? मेरी लाइबिलिटी है ये, बिल्कुल। क्योंकि बेटा वो तो परफॉर्म कर चुका मेरे लिए, जो उसने करना था, उसने तो पैसे देने थे, वो तो दे चुका। अब परफॉर्म करने की जिम्मेदारी मेरी है उसके लिए। अब मेरे को अगले महीने अपनी पूरी लैंड उसके लिए बेटा छोड़नी पड़ेगी, मेरे को परफॉर्म करना है उसके लिए। अनएक्रीव्ड इनकम बोला करते थे इसको बचपन में, जब छोटे छोटे बच्चे थे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। क्लियर है बात? समझ में आती है बात? याद भी आई होगी शायद, कभी मुझसे बड़ी हो तो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सेम वे ये भी बता दूंगा। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? बचपन में बोला करते थे एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट येट पेड, ऐसे बोलते थे। वो खर्चे जो ड्यू हो चुके हैं पर आपने पे नहीं करे आज तक। बाबू मान लो बेटा मैं रेंट जो है ना ऐसे देता हूं, जब पूरा मंथ हो जाता है, अप्रैल मंथ पूरा हो जाता है तो 1 मई को, मई मंथ पूरा हो जाता है तो 1 जून को, जून मंथ पूरा हो जाता है तो 1 जुलाई को, ऐसे पे करता हूँ। तो फेब्रवरी मंथ पूरा हो गया, कब पे करूंगा? 1 मार्च को। मार्च मंथ पूरा हो गया, कब पे करूंगा? 1 अप्रैल को। पर बेटा 1 अप्रैल से पहले आज 31 मार्च आ गई, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं। बेटा ये वो खर्चा है जो ड्यू हो चुका, मैंने पे नहीं करा। भाई सामने वाले ने अपनी लैंड दी, मैंने पूरे महीने लैंड यूज करी, 30 दिन यूज करी। भाई मेरी तो जिम्मेदारी थी पे कर दो, पर मैंने पे नहीं किया। मैं तो 1 अप्रैल को अगले महीने की 1 तारीख को पे करता हूँ। सर ये मेरी सिरदर्दी नहीं है कि मुझे उसका रेंट पे करना है? सारी सिरदर्दियां, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लाइबिलिटी होती हैं। तो बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसको ही बोलते हैं, एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं बट आपने पे नहीं करे। क्लियर है बात? ठीक है, ये सबसे बचकानी बातें मैं कर रहा हूँ आपके साथ जो मैंने अभी 2 करी। ये 11वीं के बच्चा बता देगा तुम्हें। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
बेटा अब मैंने ये दो बातें रखी है पेपर में, सबसे ज़्यादा रिपीट होती हैं ये दोनों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जिस भी खर्चे के आगे पेबल वर्ड इसका मतलब वो आउटस्टैंडिंग है, सबसे ज़्यादा पेपर में रिपीट होती हैं, इसलिए मैंने दोनों के नाम और स्पेसिफिक ऐड कर दिया है, जीएसटी पेबल, पीएफ पेबल। हल्की सी चर्चा कर देते हैं, निपटाओ इसको भी। बाबू जीएसटी पेबल क्या चीज़ होती है? बेटा सरकार जीएसटी पता है कैसे लेती है? जो जीएसटी का बेसिक वो है, अगर आपको पता हो थीम लाइन जीएसटी की क्या है, कि आप 1 अप्रैल से 30 अप्रैल काम करो, 10 मई तक टैक्स जमा करा दो। 1 मई से 30 मई, 31 मई काम करो, 10 जून को टैक्स जमा करा दो। फिर जून मंथ काम करो, 10 जुलाई को। अब ये सोचो मार्च मंथ काम कर रहे हो, 1 मार्च से 31 मार्च तक बड़ी सारी सेल परचेज कर दी, इसका टैक्स कब जमा कराना है? 10 अप्रैल को। सर 31 मार्च को आज अकाउंट्स क्लोज कर रहे हो, क्या दिखाओगे इसको? कि सिरदर्दी है, सरकार को 10 दिन के बाद टैक्स जमा कराना है, करंट लाइबिलिटी है, वो भी अदर करंट लाइबिलिटी, कुछ और नहीं बेटा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही है ये। ठीक है जी, मेरी तरफ देखना। मेरे पास एक एम्प्लॉय काम करता है, आज मैंने बेटा उसकी सैलरी में से उसके हिस्से का पीएफ काटा, इनकम टैक्स काटा, और बेटा उसको सैलरी दे दी। याद है मेरा एग्जांपल? उसकी सैलरी है 12 लाख पर एनम, मैंने 9.5 लाख दे दिए। मैंने उसका 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का इनकम टैक्स काट दिया, उसने जो 1 लाख रुपए पीएफ में कंट्रीब्यूट करने हैं वो भी काट दिए। ठीक है जी। सर मेरी तो सिरदर्दी शुरू हो गई ना, मुझे तो उसके पीएफ अकाउंट में डालने ही है पैसे, मेरे थोड़ी हैं, एम्प्लॉय को बिलोंग करते हैं वो पैसे। उसके पीएफ अकाउंट में डाले तो एम्प्लॉयर को जेल हो जाती है। क्लियर है बात? तो ये है बेटा पीएफ पेबल, जीएसटी पेबल, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, मेरी तरफ देखना, बढ़िया फर्म, सुप्रीम फर्म, ऐसी फैसिलिटी उन्हीं को मिलती है। बाबू आपको एक कंपनी हो हिंदुस्तान यूनिलीवर, और आपने बेटा सहारनपुर में एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर बनाया नया 1 मार्च को। आपको पता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का डिस्ट्रीब्यूटर बनने की क्या शर्त है? 3 करोड़ रुपए एडवांस दे दो, 3 करोड़ का स्टॉक आएगा विद इन 5 to 6 मंथ। 3 करोड़ रुपए आपने एडवांस दिया तो उसका डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, तगड़ी कंपनियों के साथ ये होता है। पर आपने एडवांस खा लिया, 3 करोड़ रुपए आ चुके हैं, सामान दोगे अभी 4-5 महीने आपके पास, आज 31 मार्च को क्या रिकॉर्ड करोगे? एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसे आए हुए हैं एडवांस। सर मेरी तो सिरदर्दी है ना, सामान तो देना है उसको, सारी सिरदर्दियां ही तो लाइबिलिटी हैं, और इस चीज को आप टाल नहीं सकते। कॉन्ट्रैक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, थोड़ा आइडिया हो तो देने ही पड़ेंगे उसको सामान 6 महीने के अंदर अंदर, कोई दिक्कत तो नहीं। एडवांसेस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर में सर कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ओन। लो जी, ये क्या चीज होती है कॉल्स इन एडवांस? बेटा कल हमने बात करी थी, कल या परसों, कंपनी शेयर के पैसे किस्तों में लेती है, ले सकती है। पहली किस्त को क्या बोलते हैं? शेयर एप्लीकेशन मनी। मान लो कंपनी ने 100 रुपये लेने हैं, तो पहली किस्त बनाई 30 की, फिर 40, फिर 20, फिर 10। पहली किस्त का नाम शेयर एप्लीकेशन, दूसरी किस्त का नाम शेयर अलॉटमेंट, तीसरी किस्त का नाम शेयर फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल, देन थर्ड कॉल, देन सिक्स्थ को फोर्थ कॉल। ये ऐसे ही कहानी चलती रहेगी, बस फर्स्ट और सेकंड का नाम ढंग से याद रखना, एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी। आज कंपनी ने ना दूसरी किस्त मांगी बेटा आपसे, एप्लीकेशन मनी, सॉरी अलॉटमेंट मनी, ठीक है, और ये मांगी बेटा 15 मार्च, ठीक है, और बेटा इसकी डेट स्पेसिफाइड है, ये 15 मार्च को कंपनी मांग रही है, ये 15 जून को, ये बेटा 15 अगस्त को। कंपनी ने डेट स्पेसिफाई की हुई है ऑलरेडी कि मुझे इस टाइम पैसे की जरूरत है, ये पैसे दे देना। बाबू कंपनी ने मांगी ये किस्त, एक पर्सन आया और उसने 60 रुपये पूरे दे दिए, कहते हैं तो पकड़ो पकड़ो 40, ये 20 भी पकड़ो। सर जैसे ही एडवांस पैसा आया, आपको बता देता हूँ कंपनी इस पैसे पर ब्याज भी देती है, जो पैसा कंपनी को एडवांस में मिलता है, और कंपनी की सिरदर्दी भी शुरू हो गई। 31 मार्च को सोचो कंपनी कैसे रिकॉर्ड करेगी? भाई मांगे तो 30 और 40 थे, 70 तो आए 20 है और एक्स्ट्रा देगा आदमी। मेरी तो सिरदर्दी है ना, मुझे उसके लिए परफॉर्म करना है कुछ ना कुछ। तो बेटा इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, और कंपनी को उस पर ब्याज भी देनी पड़ती है, एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। ठीक है जी, टाइम लगाने वाली बातें कल के लिए छोड़ दी। एक आखिरी बात, शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। सर ये क्या चीज है?
बाबू मेरी कंपनी शेयर इशू कर रही है, मान लो 2 करोड़ शेयर, सारे 10 रुपए वाले। कंपनी को पैसे की जरूरत है 20 करोड़, 2 करोड़ शेयर 10 रुपए के मार्केट में इशू करती है। बेटा शेयर होल्डर दबा दबा अप्लाई कर रहे हैं, कंपनी बहुत तगड़ी है, और बेटा शेयर होल्डर ने इतना अप्लाई कर दिया कि मेरे खाते में 3 करोड़ शेयर के पैसे आ गए। सर ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? अभी एक आईपीओ निकला हुआ है नेटवेब, ठीक है, मैंने लगाया हुआ, पता लगेगा मिला कि नहीं मिला। पता कितने गुना ओवर सब्सक्राइब्ड है? 170 टाइम्स। यानी कि अगर कंपनी को 1 रुपए की जरूरत थी तो 170 रुपए डाल दिया खाते में लोगों ने। 170 टाइम्स है, तो मैं बहुत कम बोल रहा हूँ अभी। तो कंपनी 2 करोड़ शेयर इशू कर रही थी 10 रुपए वाले, यानी कि 20 करोड़ कंपनी बचे थे, लोगों ने 30 करोड़ खाते में डाल दिए। अब कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटा? ये जो 10 करोड़ रुपए फालतू आए हुए हैं ये रिफंड करने पड़ेंगे, और रिफंड करने के दिन फिक्स हैं 10 दिन के अंदर अंदर एज पर सेबी नॉर्म्स। उसके बाद ब्याज और पेनल्टी। तो सर अगर मैं बोलूं ये 28 मार्च को पैसे आए, 10 दिन में रिफंड कर रहे हैं 8 अप्रैल तक, लेकिन आज 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करे, तो क्या दिखाओगे? मेरी करंट लायबिलिटी तो वापस कर रहे हैं भाई 7 दिन के अंदर, तो 7 ही दिन बचे हैं मेरे पास। तो बेटा आप करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हो, शेयर एप्लीकेशन मनी ड्यू फॉर रिफंड। मेरे पास एप्लीकेशन मनी आई हुई है लोगों की, मुझे उनको रिफंड करना है, और अगर इंटरेस्ट भी देना है। ठीक है जी, 2 बातें छोड़ दी, मैं तो कह रहा हूँ छोड़ ही क्यों रहे हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।